दक्षिण भारतीय एक शक्ति थी जिन्हें हम मराठों के नाम से जानते हैं। आज हम उन मराठों के बारे में पढ़ेंगे। वास्तव में हम मराठों का इतिहास दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। मराठों के राजा को बोलते थे छत्रपति। महाराज शिवाजी जो थे वो प्रथम छत्रपति थे उनके। शिवाजी औरंगजेब के शासनकाल के दिनों में मुगलों से टक्कर लेना शुरू करते हैं। बाद में उनके बेटे संभाजी ने इस संघर्ष को आगे रखा। संभाजी को जब पकड़कर मार दिया गया और उनके बेटे साहू को गिरफ्तार कर लिया गया, तो शिवाजी के एक और बेटे राजाराम जो थे वो शासन संभालते हैं। राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा ताराबाई शासन संभालती। ये हम मिडिवल के अंदर पढ़ते हैं जो छत्रपतियों का शासनकाल है। हम जो मॉडर्न के अंदर मराठा पढ़ते हैं वो वास्तव में छत्रपति हुए थे साहू, और साहू के शासनकाल में उनके प्रधानमंत्री जो होते थे जिन्हें हम पेशवा के नाम से जानते हैं, उनकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हम मराठों के अधीन उन पेशवाओं को पढ़ेंगे कि किस प्रकार उन्होंने अपनी शक्तियां बढ़ाई थी। कालांतर में अंग्रेजों द्वारा उनको पद दलित कर दिया गया था। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, मराठों के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी सी पीछे की बातें मैं फिर लूं तो वही है कि छत्रपति शिवाजी पहले छत्रपति थे। 1680 में उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे संभाजी बने जो 1680 से 89 तक रहे। 89 में जब संभाजी को पकड़कर मार दिया गया तो संभाजी के भाई राजाराम 1689 से 1700 तक बने। 1700 में राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी जो विधवा थी ताराबाई, वो अपने बेटे को लेकर यहाँ पर शासन संभालना शुरू कर देती है। शिवाजी सेकंड बेटे थे ताराबाई के और उनके साथ अपना यहाँ पर शासन संभालने लग जाती है। उधर संभाजी के बेटे और इनके पूरे परिवार को औरंगजेब ने 1689 में गिरफ्तार कर लिया था। संभाजी को मार दिया था और इनके बेटे को और इनके पत्नी को सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। इनका जो बेटा था उसका नाम था साहू। साहू मुगलों की जेल में रहा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। हमने कल पढ़ा था औरंगजेब के दो बेटे मुअज्जम और आजम आपस के अंदर लड़ने लग जाते हैं। आजम ने साहू को फ्री कर दिया और आजम ने साहू को कहा कि यदि साहू मैं तेरे को छोड़ दूं तो तू किसकी सहायता करेगा। साहू ने कहा मैं तेरी सहायता करूंगा, तू मुझे छोड़, मैं साउथ में जाके मेरी सेना लेकर आता हूं, फिर अपने मिलकर लड़ेंगे। पर साहू साउथ में गया तब जाकर उसे पता चला कि साउथ में तो उसकी चाची ताराबाई राज कर रही है और चाची 420 थी। वो साहू को राजा बनाने के लिए तैयार नहीं थी। राजा वो अपने बेटे शिवाजी सेकंड को बनाना चाहती थी। साहू ने कहा कि चाची यदि मेरे पिता नहीं मरते और मैं नहीं पकड़ा जाता, मेरे पिता नहीं मरते तो भी मैं अगला राजा बनता, औरंगजेब यदि उनको नहीं मार देता, यदि मैं नहीं पकड़ा जाता तो भी अगला राजा बनता। क्योंकि पिता मर गए थे, मुझे पकड़ लिया गया था, इसलिए चाचा की बारी आई और चाचा की बारी इसलिए आप बैठे हुए हो, अब मुझे मेरा राज्य दो। पर ताराबाई आसानी से अपना राज्य देने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने बेटे शिवाजी सेकंड को उत्तराधिकारी के रूप में देखना चाहती थी। तो वहां पे साहू और ताराबाई के बीच में संघर्ष छिड़ गया। चाची जेठूते के बीच में वहां पर लड़ाई हो गई। इतने में मुगलों वाला उत्तराधिकार संघर्ष अपने आप चल ही रहा था। मुअज्जम आजम को मारकर दिल्ली का मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के नाम से बन ही जाता है। तो साहू इधर तो भाग ले ही नहीं पाया और हमने पढ़ा है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शहजादे आजम ने संभाजी के बेटे साहू को रिहा कर दिया था। ये बात मैंने बता दी आपको। ये नॉर्मली मिडिवल पढ़ोगे तो नरेंद्र सर वहां पर और बता देंगे इनके बारे में। अब साहू और ताराबाई के जब हित आपस में टकराने लगे, उनके इंटरेस्ट में जब कॉन्फ्लिक्ट होने लगा तो उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, खेड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ खेड़ा। 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है और खेड़ा के युद्ध किस किस के बीच में? साहू के और ताराबाई के बीच। साहू वर्सेस ताराबाई। साहू जीत जाता है, छत्रपति बनता है। छत्रपतियों की राजधानी थी सतारा। तो सतारा पर तो किसका कब्जा हो गया? छत्रपति साहू का। और ताराबाई जो थी वो अपने शिवाजी सेकंड को लेकर कोल्हापुर चली जाती है। यहां पर वैसे शंभूजी लिखा हुआ है। शंभूजी शिवाजी सेकंड का बेटा था। तो बाद में शिवाजी सेकंड की मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा जो शंभूजी कहते हैं या संभाजी सेकंड भी इसको कहते हैं, इसका नाम ज्यादा हम पढ़ते हैं इसलिए यहां पर ये लिख दिया गया। ताराबाई आप संभाजी सेकंड मान लो बोले या शंभूजी कह दो, इसको लेकर एक नई जगह चली जाती है कोल्हापुर। अब मराठा शक्ति के दो केंद्र हो गए थे। एक में छत्रपति होने का दावा साहू कर रहा है जो सतारा में बैठा है, एक तरफ ताराबाई शिवाजी सेकंड के बेटे संभाजी सेकंड को राजा बनाने के लिए कोल्हापुर के अंदर जाकर बैठ गए। कोल्हापुर जहां की चप्पलें बहुत प्रसिद्ध है, वही महाराष्ट्र का कोल्हापुर, वहां पर बैठा। अब साहू का साथ देने के लिए यहां पर एक बंदा आता है जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। पर उससे पहले हम पढ़ते हैं, साहू इतना अच्छा राजा नहीं था। जितने एक राजा में अच्छे गुण होने चाहिए जो उसके पिता और पितामह के अंदर थे, जो शिवाजी और संभाजी में थे, साहू में उतने गुण नहीं थे। इसलिए उसके शासनकाल के दौरान उसके प्रधानमंत्रियों को, जिसको हम पेशवा के नाम से जानते हैं, उनकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पेशवाओं की शक्तियां बढ़ती। तो हम वास्तव में पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं वापस इस बात पे आऊंगा। बालाजी विश्वनाथ, हालांकि पेशवा पहले भी बनते थे, परंतु पेशवा का जो पद था वो छत्रपति के नियंत्रण में हुआ करता था, क्योंकि छत्रपति बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। पर अब जब छत्रपति अयोग्य हुए तो पेशवाओं की शक्तियों में किस प्रकार वृद्धि हुई हम वो देखेंगे। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक पेशवा रहते हैं। बालाजी विश्वनाथ वास्तव में कोंकण के चित्पावन ब्राह्मण थे। चित्पावन ब्राह्मणों को बेहद इंटेलिजेंट कौम माना जाता है वहां की। बाल गंगाधर तिलक चित्पावन ब्राह्मण थे। बाकी जितने भी कर नाम वाले हैं ज्यादातर चित्पावन ब्राह्मण है। तेंदुलकर, रंगसरकर, मंगेशकर, मंजरेकर,
ये जितने भी देखते हो चित्पावन ब्राह्मणी है आपके। बालाजी विश्वनाथ के जो पूर्वज थे वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर हुआ करते थे, कर वसूलने का काम किया करते थे, इसलिए कॉमर्स थोड़ी अच्छी थी, रेवेन्यू वाले मामलों की समझ बहुत अच्छी हुआ करती थी। जब साहू और ताराबाई के बीच में लड़ाई चल रही थी तो आधे मराठे ताराबाई की तरफ, आधे मराठे साहू की तरफ। बालाजी विश्वनाथ ने उस समय साहू का साथ दिया था। खेड़ा के युद्ध में इन्होंने साहू का साथ दिया, और साहू का साथ ही नहीं दिया था, न केवल खेड़ा को जितवाया था बल्कि इन्होंने ताराबाई के गुट में फूट डाल दी थी। कान्होजी आंगड़े जो कि ताराबाई की तरफ एक प्रमुख सेनापति हुआ करते थे, उनको तोड़ के ये इधर साहू की तरफ लेके आ गया था। इसलिए साहू को बहुत अच्छा लगा। धन्नाजी जाधव जो उस तरफ हुआ करते थे उनको इधर तोड़ के लेके आ जाता है। साहू को अच्छा लगा और साहू ने इनको एक नई पोस्ट दी, सेना करते। सेना करते का मतलब होता है सेना को संगठित करने वाला, सेना को यूनाइट करने वाला, सेना को संगठित करने वाला, हु यूनाइटेड आर्मी, जिसको सेना करते बोलते थे। तो साहू इनको क्या बना देता है? तो साहू इनको सेना करते बना देता है। साहू ने सेना करते बना दिया इनको, अपना एक नई पोस्ट दे दी 1708 में। उस युद्ध 1707 में बैटल ऑफ खेड़ा है, उसके बाद में इनको साहू ने बालाजी विश्वनाथ को क्या बना दिया? अपना सेना करते। सेनापति तो वह है जो युद्ध के मैदान में जाता है, पर पीछे सेना को हथियार कौन ला के देगा, सेना के खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा, इसके लिए एक पोस्ट होती थी, उसको सेना करते बोलते थे, सेना करते बना दिया गया। रक्षा में इतने लक्षण थे नहीं, इसलिए चलती किसकी थी? बालाजी विश्वनाथ की। पर साहू इस समय साउथ इंडिया के अंदर अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। मुगल साम्राज्य ढह रहा था, मुगलों की इतनी औकात नहीं थी कि साउथ के अंदर कर सके कुछ भी। फर्रुखशियर मुगल बादशाह हुआ करता था। मैंने बताया था आपको कि फर्रुखशियर ने मुगलों तथा मराठों तथा अंग्रेजों के साथ में समझौते किए थे। अंग्रेजों वाला समझौता मैंने आपको पढ़ा दिया था, जब जॉन शर्मन, विलियम हैमिल्टन और ख्वाजा सेहूद के साथ जाकर फर्रुखशियर के साथ में समझौता करता है। अब मराठों के साथ क्या समझौता हुआ था हम पढ़ेंगे। फर्रुखशियर ने साउथ में पोस्टिंग कर रखी थी हुसैन अली खान की। हुसैन अली खान जो कि सैयद बंधुओं में छोटा भाई है, उसकी साउथ में पोस्टिंग थी। उधर हुसैन अली खान को ऐसे समाचार मिल रहे थे कि फर्रुखशियर आजकल अपने से नाराज चल रहा है और वहां पर अपने भाई अब्दुल्ला खान को मरवाने के ढूंढ रहा है, तरीके ढूंढ रहा है। इसलिए हुसैन अली खान भी ये चाहता था कि जल्दी से जल्दी दिल्ली जाए। पर यदि हुसैन अली खान दिल्ली जाता है तो साउथ किसके भरोसे छोड़ के जाए? मराठे पूरा लूट लेंगे साउथ को। इसलिए वो मराठों के साथ में एक समझौता करना चाहता था। तो वास्तव में समझौता तो मुगल बादशाह फर्रुखशियर है, इधर छत्रपति साहू है, उनके बीच में हो रहा है। कहने को तो यह है, वास्तव में नहीं, कहने को तो यह है कि मुगल बादशाह फर्रुखशियर और छत्रपति साहू के बीच समझौता हुआ, पर वास्तव में यह समझौता फर्रुखशियर की तरफ से तो हुसैन अली खान कर रहा है, साहू की तरफ से बालाजी विश्वनाथ कर रहा है। दोनों राजाओं में लक्षण नहीं है, इसलिए उनके जो भी मंत्री है वो ज्यादा पावरफुल है। 1719 में वो दोनों आपस के अंदर एक समझौता कर रहे हैं। इधर फर्रुखशियर और यहां पर आपका छत्रपति साहू। फर्रुखशियर की तरफ से बात कर रहा है हुसैन अली खान, छत्रपति साहू की तरफ से ये बात कर रहे हैं बालाजी विश्वनाथ। क्या समझौता था? हम समझौता पढ़े। अब मराठे पावर में, हुसैन अली खान को दिल्ली जाना है, दक्षिण में मराठों को अपना दोस्त बनाना है, इसलिए उसने मराठों का बोलो समझौते में गया। मराठों ने कहा कि महाराज छत्रपति शिवाजी जिस राज्य की स्थापना करके गए थे, उस राज्य के कई भूभागों पर मुगलों ने कब्जा कर रखा है। वह संपूर्ण भूभाग जो महाराज शिवाजी का हुआ करता था वो पूरा का पूरा हमें दिया जाए। और महाराज छत्रपति शिवाजी अपने राज्य को बोलते थे स्वराज, हमारा राज, स्वराज। ये मराठा टर्म है स्वराज, इसलिए कालांतर में बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और हम इसे लेकर रहेंगे। स्वराज मतलब हमारा राज्य, खुद का राज्य। तो कहा जो भी शिवाजी का स्वराज जितना भी था, जिसके किसी भी इलाके पर आपने कब्जा कर रखा, वो हमें दो। हुसैन अली खान ने कहा ठीक, शिवाजी का संपूर्ण स्वराज मराठों को दे दिया जाएगा। अब जब टसल चल रही थी आपस में, तो मुगल मराठों के कई इलाकों पर कब्जे कर लेते हैं। औरंगजेब के टाइम से थोड़ा थोड़ा चल ही रहा था, और मराठे मुगलों के कई क्षेत्रों पर कब्जे कर लेते हैं। तो कहा कि ठीक है, आपका जितना वो दे देंगे, और हमारे वाले एरिया पर तुम लोगों ने कब्जा कर रखा है, जो मराठों ने कब्जा कर रखा, उसका क्या? मराठों का वो नहीं देंगे। नए जीते गए क्षेत्र भी मराठों को दिए जाएंगे। हैदराबाद के आसपास का इलाका इन्होंने जीत रखा था, गोंडवाना, बरार, खानदेश, ये कई मुगल एरियाज थे, यहां पे मराठों ने कई जगह पर कब्जा कर रखे थे। ये जो नए एरिया हमने जीत लिए ना, ये वापस नहीं देंगे। कहने का मतलब है जो हमारा है वो तो हमारा है, जो तुम्हारा है वो भी हमारा है। मुगलों के ढलते हुए दिन थे, उन्होंने कहा ठीक, दिए। और कहा हम पूरे साउथ से टैक्स लेंगे, चौथ और सरदेशमुखी। मराठे 2 टैक्स लिया करते थे। राज्य की आय का 1/4 भाग चौथ कहलाता था, राज्य की आय का 1/10 भाग सरदेशमुखी कहलाया करता था। क्यों लेंगे? तो चौथ लेने का रीजन यह था कि मराठे पड़ोसी राज्यों को जाकर कहते, जो उनके कब्जे में नहीं होते, उन राज्यों को जाकर कहते कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, उसके बदले में अपनी इनकम का 1/4, 1/4 हमें दिया जाए। अगला पूछता कि सुरक्षा किससे? मराठे कहते हम, हमारे से सुरक्षा है, हम नहीं आएंगे दोबारा तुम्हारे पास में।
तो मराठों ने कहा कि मुगलों का जितना भी साउथ में क्षेत्र है ना, बाकी जहां पर हमारा कब्जा नहीं है, वहां भी हमें टैक्स लेने के अधिकार दिए जाए। मुगलों ने कहा ठीक, तुम पूरे साउथ से 74 प्रदेशों के ले सकते हो, देखो आप हमारे पूरे शिवाजी का स्वराज दो। कहा ठीक, हमने जो नए तुम्हारे जीत लिए वो भी नहीं देंगे, हम रखेंगे। कहा ठीक, बाकी जो तुम्हारा इलाका है यहां से भी पूरा टैक्स हम ही लाएंगे, 74 प्रदेशों की हम लेकर आएंगे। कहा ठीक। साहू के जितने भी रिश्तेदार गिरफ्तार उनको छोड़ा जाए, साहू की मम्मी जो गिरफ्तार उनको छोड़ दिया जाए। साहू इसीलिए समझौता कर लेता है कि रिश्तेदारों को छुड़वाया जा सके, पर इन्होंने और भी खूब सारी चीजें ली। साहू के सभी रिश्तेदारों को छोड़ दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, और बताओ। अब कहा जब पूरा साउथ का टैक्स तुम्हें दे दिया, इसके बदले में मुगल बादशाह को भी तो तुम कुछ दो। तो हर साल हम तुम्हें 10 लाख रुपए दे देंगे, पूरे साउथ का टैक्स हम लेंगे, उसमें से 10 लाख रुपए हम मुगल बादशाह के पास भेज देंगे। कहा ठीक। और अब चूंकि अपने दोस्त बन रहे हैं, तो मुगल बादशाह को जब भी जरूरत पड़ेगी हम उसे 15,000 फौजी देंगे। क्या क्या बात है। शिवाजी का पूरा राज्य मराठों को, मराठों ने जो भी मुगलों के एरिया जीत लिए वो भी मराठों को, पूरे साउथ इंडिया से 74 सरदेशमुखी का राइट मराठों को, साहू के सारे रिश्तेदारों को छोड़ देंगे। तो मुगलों को क्या मिलेगा? तो मुगलों को हर साल 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, और जब भी मुगल साम्राज्य को जरूरत पड़ेगी हम 15,000 फौजी देंगे। ये बात कौन कौन कर रहे हैं? बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली खान। बालाजी विश्वनाथ किसकी तरफ से आया हुआ है? तो साहू की तरफ से। हुसैन अली खान किसकी तरफ से? तो फर्रुखशियार मुगल बादशाह, उसकी तरफ से बातचीत कर रहा है। पर ताराबाई संभाजी सेकंड या शंभूजी जिसे हम कहते हैं, उसको लेकर कोल्हापुर बैठी हुई है। इनमें बीच में भी आपस में तनातनी चल रही है। और भले ही साहू सतारा में छत्रपति बन गया है, पर उसको लगता है, ताराबाई को लगता है एक दिन आएगा जब मैं संभाजी सेकंड को यहां पर छत्रपति बना दूंगी। पर इस संधि में तो कोई पूछ ही नहीं रहा, मुगल संधि साहू से कर रहे हैं। इसका मतलब मुगल भी कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हैं कि छत्रपति जो साहू है, ताराबाई का जो क्लेम है वो खत्म होता है। ताराबाई जो संभाजी सेकंड को बनाना चाहती है वैसा कुछ भी नहीं है। पर ताराबाई ने मुगलों को आगे कहा कि सारी चीजें इनकी, हमारे कुछ भी नहीं, बस यही अब छत्रपति है, हम कुछ भी नहीं। साडा कुत्ता कुत्ता, इन्ना दा कुत्ता टॉमी, ये नहीं चले, देखो कुछ तो हमें भी दो। और पेशवा ने कहा कुछ ही नहीं मिलेगा। बालाजी विश्वनाथ ने कहा इनको किस बात का दिया जाए? मुगलों ने कहा भाई आपको तो कुछ भी नहीं देंगे। ताराबाई ने कहा और छोड़ो, ये मराठे आके हमारे तो इसको, मेरे पोते को डराते हैं आके, संभाजी सेकंड इसको आगे डरा के जाते हैं, इनको ये तो कदों की डराए नहीं, तंग नहीं करे हमें। मुगलों ने कहा ये तो मानो यार, वो कोल्हापुर में बैठे हैं संभाजी सेकंड या शंभूजी हमें जिसे हम कहते हैं, तंग तो मत करो यार कम से कम उसको। उनका ठीक है। मराठे कोल्हापुर जाकर शंभूजी को परेशान नहीं करे। शंभूजी भी कहते हैं, संभाजी सेकंड भी कहते हैं, भाई दोनों नाम ये, इसको जाकर हम परेशान नहीं करेंगे। ताराबाई ने कहा कि ये साहू नाम है इसका, वहां आगे मेरे बच्चे को डराता है, और उसको कहता हाउ मैं हाउ, बच्चा डरता है कि हाउ आ गया है ये साहू, तो इस हाउ को कह दो, हमारे उधर आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है साहब, नहीं करे। तो 1719 में मुगलों और मराठों के बीच एक समझौता हो रहा है, जो मुगल बादशाह फर्रुखशियार और मराठा छत्रपति साहूजी महाराज के बीच में हो रहा है, जिसमें मुगलों की तरफ से हुसैन अली खान जो सैयद बंधुओं में से एक था, और मराठों की तरफ से बालाजी विश्वनाथ जो कि पेशवा थे, उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है कि शिवाजी का संपूर्ण स्वराज तुम्हें देंगे, होल स्वराज ऑफ शिवाजी मराठों को दे दिया जाएगा। जितने भी न्यूली कैप्चर्ड एरियाज है, हैदराबाद, खानदेश, बरार, गोंडवाना, ये सब भी आपको दे दिए जाएंगे। तुम पूरे साउथ से 74 सरदेशमुखी ले सकते हो। साहू के जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बदले में मराठे मुगलों को प्रतिवर्ष 10 लाख पर एनम देंगे, और जब भी उनको जरूरत पड़ेगी 15,000 कैवलरी सोल्जर्स दिए जाएंगे। और मराठे कोल्हापुर में ताराबाई जो संभाजी सेकंड के साथ बैठी हुई है उसको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है साहब, पूरा समझौता मराठों के पक्ष में झुका हुआ है, केवल 10 लाख रुपए और 15,000 फौजी देने। रिचर्ड टेम्पल एक इतिहासकार वे हैं, वो कहते हैं कि समझौता मराठों के लिए मैग्ना कार्टा था। मैग्ना कार्टा की बात मैं आपको बता चुका। फर्रुखशियार अंग्रेजों के साथ समझौता करता है, जिसके लिए ओम्स कहते हैं कि वो अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा है या कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा है। फर्रुखशियार के टाइम में मराठों के साथ समझौता हुआ है, जिसके लिए रिचर्ड टेम्पल कहते हैं कि वो मराठों के लिए मैग्ना कार्टा था। समझौता होने के बाद दोनों गले मिले, और हुसैन अली खान ने कहा कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ समझौते की बाकी शर्तें तो लागू करते रहेंगे, पहले ये 15,000 फौजियों की आवश्यकता है। मुगल बादशाह को 15,000 फौजी चाहिए। बालाजी विश्वनाथ ने कहा कि 15,000 मराठी मावले तुम्हारे लिए हमेशा तैयार है हुसैन अली खान, जब कहोगे तब चल देंगे। हुसैन अली खान अब इस समय फर्रुखशियार को मारने की योजनाएं बना रहा है। 15,000 फौजियों के साथ में दिल्ली आता है हुसैन अली खान, और दोनों सैयद बंधु मिलकर फर्रुखशियार को मार देते हैं। तो ये समझौता हुआ फर्रुखशियार के टाइम में था, पर बाद में इस पे साइन रफी उद दर्जात नहीं किए थे। इसको रेक्टिफाई किसी ने किया था, तो रफी उद दर्जात ने किया था। सैयद बंधु ने रफी उद दर्जात को बनाया, रफी उद दर्जात को कहा पहले इस पे साइन कर। कठपुतली राजा बेचारा कहां मना करता, उसने साइन कर दी। फर्रुखशियार को सैयद बंधुओं ने इन मराठों की सहायता से मारा था, वरना फर्रुखशियार तो इनको मारने पे तुला हुआ था। फिर रफी उद दर्जात जो नया मुगल बादशाह बना, उसने इस पे साइन कर दिया। तो बालाजी विश्वनाथ का योगदान यह है कि उन्होंने साहू को न केवल छत्रपति बनाया, बल्कि उसे साउथ का मुगलों से एक तरीके से
संधि करने के बाद में रेक्टिफाई कर दिया गया, वेरीफाई कर दिया गया इसके बाद कि साउथ का राजा भी है और पूरे मुगल प्रदेशों से वो वहां से चौथ और सरदेशमुखी लिया करता था। बालाजी विश्वनाथ के मरने के बाद उनके 19 वर्षीय पुत्र बाजीराव प्रथम मराठा इतिहास का सबसे दुर्दांत योद्धा पेशवा के पद पर बैठता है। अब साहू के समय में ही बालाजी विश्वनाथ इतने हिट हो गए थे पेशवा के पद पर, इस स्वभावतः यह मान लिया गया कि बालाजी विश्वनाथ का बेटा होगा वो अगला पेशवा बन जाएगा। हालांकि रूल ये होता था कि छत्रपति जिसको चाहेंगे उसको पेशवा बनाएंगे, पर अब पहले से स्पष्ट था कि यार बालाजी विश्वनाथ के परिवार का कोई बंदा बनेगा और उसका बेटा योग्य था तो बना। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740, जिसे हम लड़ाकू पेशवा या सैनिक पेशवा के नाम से जानते हैं, फाइटिंग पेशवा, सोल्जर पेशवा, वॉरियर पेशवा, आपको जो करना वो कहो। हम कहें कि महाराज छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, लेकिन इस साम्राज्य को दोबारा किसी ने अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया था तो बाजीराव प्रथम थे। हम कहते हैं मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक थे, सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। बंदे ने कहा कि मैं महाराज शिवाजी के उस लक्ष्य को पूरा करूंगा। जब महाराज शिवाजी ने कहा था कि हम हिंदू पद पादशाही की स्थापना करेंगे, वो नहीं कर सके थे, मैं पूरे देश में हिंदुओं का राज्य स्थापित करूंगा। तो हिंदू पद पादशाही यह उदाहरणा देने वाला बंदा, इसका संस्थापक कोई था तो बाजीराव थे। हिंदुओं का राज्य होगा तो उसमें गाय नहीं काटी जाएगी, उसमें ब्राह्मणों का सम्मान होगा। पेशवा खुद ब्राह्मण थे, जिनका मैं गो ब्राह्मण रक्षक हूं, गायों की और ब्राह्मणों की रक्षा करूंगा। गो ब्राह्मण रक्षक, 4 उपाधियां याद रखना है, लड़ाकू पेशवा या सैनिक पेशवा, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक, गो ब्राह्मण रक्षक और हिंदू पद पादशाही का संस्थापक। महाराज शिवाजी के कदमों पर चला और महाराज शिवाजी के लड़ने का तरीका था गुरिल्ला, छापामार युद्ध प्रणाली। ठीक वही युद्ध प्रणाली इसने अपनाई, छापामार युद्ध प्रणाली या गुरिल्ला वॉर टैक्टिक जो थी उसका अनुसरण किया साथ में। अब उसके अनुसरण से क्या क्या किया बताते हैं, पढ़ते हैं। बाजीराव घोड़े के ऊपर, क्या शानदार पूना के अंदर लगी हुई उनकी फोटो है, भाला लिए हुए बाजीराव अपने घोड़े पर दौड़ते हुए जा रहे हैं। बंदा 20 साल तक पेशवा रहता है, 20 साल की उम्र में लगभग बने थे, 19-20 साल की उम्र में, और 40 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। 1720 में बनते हैं और 1740 में मृत्यु हो जाती है। पर इन 20 सालों के दौरान बाजीराव रुका नहीं था, लगातार लड़ा था। उसका जीवन सैनिक कैंप के अंदर बीत गया था पूरी तरीके से। बाजीराव की लड़ाई होती है। उधर जब मराठे पावरफुल होते जा रहे हैं, 1719 में जब मुगलों से समझौता करके कह देते हैं कि हम तो पूरे साउथ से ही चौथ और सरदेशमुखी लेंगे, तो साउथ में एक नया व्यक्ति अपना राज्य बढ़ाता जा रहा है, चिनकलीज खान, जो हम पढ़ते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में हैदराबाद के एक नए राज्य की स्थापना कर देता है। अब स्वभावता था कि दक्षिण की शक्ति मराठे और दक्षिण में चिनकलीज खान को अपना साम्राज्य बढ़ाना है, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। बाजीराव और चिनकलीज खान के बीच में लड़ाई होती है। हैदराबाद का नवाब है चिनकलीज खान, हमने पढ़ा है पहले। इन दोनों के बीच में बैटल ऑफ पालखेड़ा 1728 में पालखेड़ा का युद्ध हुआ। बाजीराव चिनकलीज खान को हरा देता है और चिनकलीज खान को हराने के बाद उससे संधि की जाती है। उस संधि का नाम है मुंगीसियू गांव की संधि। और मुंगीसियू गांव की संधि के अंदर बाजीराव बाकायदा लिखवा लेता है कि हम तुमसे चौथ लेने का अधिकार रखते हैं। सिंपल 2 बातें याद रखनी है। पालखेड़ा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो मराठा पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निजाम, आपके निजामुल मुल्क या निजाम चिनकलीज खान के बीच में 1728 में। कौन जीता, तो बाजीराव जीते। युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई, तो मुंगीसियू गांव की संधि। यदि आपने संजय लीला बंसाली वाली बाजीराव मस्तानी मूवी देखी तो उसमें एक सीन है जिसमें एक व्यक्ति ऊंचे से सिंहासन पर बैठा हुआ है, आगे 2 शेर बांध रखे हैं उसने, लंबी सी दाढ़ी है उस व्यक्ति की, वो चिनकलीज खान है, हैदराबाद का निजाम है। आपने और देखा होगा कि बाजीराव उससे संधि करने के लिए जाता है, बाजीराव सामने उसके जाके बैठता है और चिनकलीज खान कहता है कि पेशवा को गिरफ्तार कर लिया जाए, और बाजीराव मुस्कुरा कर कहता है कि गिरफ्तार तो तुम हो निजाम, ये चारों तरफ जो भी बंदे खड़े हैं मेरे हैं। और फिर वहां पर उन दोनों के बीच में संधि होती है। वो जिस संधि का सीन है वो ये मुंगीसियू गांव की संधि है। इस बार जब भी वो मूवी देखो, उस व्यक्ति को देखते ही समझना कि वो हैदराबाद का निजाम चिनकलीज खान है, जो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हैदराबाद के नए राज्य की स्थापना करता है, जो पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव द्वारा हरा दिया गया था। और ये जो दोनों बैठकर बातचीत कर रहे हैं, ये मुंगीसियू गांव की संधि है। हालांकि मूवी में बहुत बकवास दिखाई गई, और मूवी में जब 2 राजा आपस में संधि कर रहे हैं तो बाजीराव कहता है, दक्षिण भारत के राजा को निजाम कहते थे, तो बाजीराव का एक डायलॉग उस मूवी में दिखाया हुआ है कि फलों में एक ही राजा होता है, उसे कहते हैं आम, दक्षिण भारत में एक ही राजा, उसे कहते हैं निजाम। मुझे लगता है 2 राजाओं की संधि के अंदर कम से कम ऐसी बातें तो नहीं होती होगी, आम आम निजाम निजाम तो क्या ही करते होंगे। फिल्मों वालों ने अपनी तरफ से मसाला डालने के प्रयास में ऐसा कुछ भी डाल दिया। मुझे लगा जब इतने पर ही चले गए, आम आम निजाम निजाम ही करवाने लग गए, फिर तो यार कोई राजा दूसरे राजा को लेटर लिखता होगा तो वैसे भी लिख देता होगा, खून से खत लिखता हूं शाही मत समझना।
शीशी भरी गुलाब की इन पत्थर से तोड़ दूं, लेटर का जवाब नहीं आया तो खाना पीना छोड़ दूं, ये भी दिखा देते। भारतीय फिल्में, बॉलीवुड मसाला फिल्में इतिहास के साथ कभी न्याय कर ही नहीं पाती। पर आप देखो तो थोड़ा सा आप दिमाग में रखना, क्योंकि अब आपने हिस्ट्री पढ़ ली। पहले भले ही आपने वो मूवी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के लिए देखी होगी, पर इस बार उसको बाजीराव के नजरिए से देखो यदि। हालांकि नहीं देखनी चाहिए, बहुत फर्जी मूवी है, इतिहास के साथ कतई न्याय नहीं करती है वो मूवी, न बाजीराव के साथ में न्याय करती है। पर फिर भी कभी आ जाए आंखों के सामने आपके, तो ध्यान देना कि वो जिस संधि की बात कर रहे हो, मुंगीसियू गांव की संधि, वो जो व्यक्ति बैठा हुआ वो निजामुल मुल्क है या चिंकलिस खान है, हैदराबाद का नवाब है। इन्हीं दिनों में बुंदेलखंड वाले इलाकों में एक नई अफगान शक्ति उभर रही थी। बंगस मुसलमान उभर कर सामने आ रहे थे, और उन बंगस मुसलमानों का नेता था मोहम्मद खान बंगस। उधर बुंदेलखंड में एक रियासत और हुआ करती थी, ओरछा, और ओरछा के महाराज थे इस समय छत्रसाल बुंदेला। इन बुंदेलों के नाम पर ही उस जगह का नाम बुंदेलखंड है। मोहम्मद खान बंगस बुंदेलखंड में, महाराज छत्रसाल बुंदेला बुंदेलखंड में। स्वभावतः बात थी कि दोनों में टक्कर होती, और मोहम्मद खान बंगस छत्रसाल बुंदेला पर आक्रमण कर देता है। संभाल नहीं पाए छत्रसाल बुंदेला, घेर लिया गया ओरछा के महल को, ओरछा के किले को। फिर आप मूवी के अंदर देखते हो कि छत्रसाल बुंदेला की तरफ से एक युवती बाजीराव के पास समर्थन लेने के लिए जाती है, मस्तानी। उस सीन से पहले एक सीन और दिखाया हुआ है कि बाजीराव अपने कैंप के साथ कहीं पड़े हुए, अपनी सेना के साथ में कहीं है, और एक व्यक्ति आगे बाजीराव को कहता है कि पेशवा क्या आज्ञा है हमारे लिए। और पेशवा कहते हैं कि अब हम सतारा चलेंगे, जाकर छत्रपति से भेंट करेंगे। सेना सतारा जाने की तैयारी कर रही होती है। इतने में मस्तानी आती है, और मस्तानी आकर बाजीराव को अपने राज्य ओरछा की स्थिति के बारे में बताती है कि किस प्रकार हमारे राज्य को मोहम्मद खान बंगस ने घेर लिया और हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। बाजीराव वापस उस व्यक्ति को बुलाते हैं और कहते हैं कि हम सतारा नहीं चलेंगे, हम ओरछा चलेंगे, इसलिए सेना को ओरछा की तरफ कूच करने की हुक्म दिया जाए। वो व्यक्ति वापस पेशवा से कहता है कि पेशवा, यदि हम सतारा नहीं गए तो छत्रपति बहुत नाराज होंगे, छत्रपति ने हमें बुलाया है। पेशवा बाजीराव कहता है कि नहीं, जब छत्रपति साहू जी महाराज इस बात को सुनेंगे कि एक हिंदू ने दूसरे हिंदू की सहायता की, तो बेहद राजी होंगे। फिल्मकार उस डायलॉग को सही से दिखा नहीं पाया, बाकी वो डायलॉग बाजीराव के उसी कथन को प्रतिबिंबित करता है जब वो कहता है कि मैं हिंदू पद बादशाही की स्थापना करूंगा, कि हमें हिंदुओं का राज्य स्थापित करना है, इसमें एक हिंदू की सहायता करनी चाहिए। छत्रसाल बुंदेला लड़ रहा है तो हमें उसके पक्ष में जाना चाहिए। उस मूवी में फिर एक सीन है कि रथ पर बैठा हुआ एक व्यक्ति कहता है कि अब किले की तरफ से आक्रमण की तमाम संभावनाएं समाप्त हो गई, अब किले पर हम आक्रमण करेंगे। इतने में दूर घोड़ों की टापें आती हुई दिखाई देती है, और धूल उसी सीन के अंदर वो छत्रसाल बुंदेला की बेटी के रूप में मस्तानी को दिखाता है कि मस्तानी के पिता छत्रसाल बुंदेला है, और फिर वहां पर डांस करवाता है। मुझे लगा कि दोनों में से एक बात दिखाई जानी चाहिए थी, या तो तुम यही दिखा देते कि वो छत्रसाल बुंदेला की बेटी है, भले ही वो किसी महिला से, भले कोई एक नाचने वाली महिला थी उससे वो बेटी हुई हो, तो यदि तुम पिता दिखा रहे हो तो डांस मत करवाते, क्योंकि भारतीय संस्कृति इतनी दूषित तो नहीं हो पाई थी कि कोई पिता किसी मेहमान के आने पर अपनी बेटी को कहेगी भाई थोड़ा मुजरा दिखा दिया जाए। मुझे लगता है फिल्म में किस प्रकार लोगों के दिमाग खराब कर सकती है कि हो सकता है आने वाले टाइम में जब इस मूवी को कोई देखेगा तो वो सोचेगा कि यार, जब राजा महाराजा किसी मेहमान के आने पर अपनी बच्चियों से डांस करवाते थे, तो किन आश्चर्य की कोई 50 साल बाद, 70 साल बाद में जब कोई मेहमान आएगा तो घर का जो मुखिया होगा वो अपनी बच्ची को कहेगा कि साहब को थोड़ा डांस करके राजी किया जाए। वो डांसर की बेटी थी, डांसर ही थी, मस्तानी डांस करती है वहां पर। वो जो दृश्य है, उस दृश्य में शायद फिल्मकार ढंग की बात दिखानी थी वो दिखा नहीं पाया। ढंग की बात यह थी कि छत्रसाल बुंदेला बाजीराव की सहायता के बदले में उसे 4 जागीरें देते हैं जो आपकी हिस्ट्री में काम आए। मैं राजी हुआ, मैं तुम्हें मेरे राज्य की 4 जागीरों का जागीरदार बनाता हूं, मैं 4 जागीरें आपको सौंपता हूं। कौन कौन सी 4 जागीरें, नाम लिखे मैं आपके साथ। सागर, कालपी, हरदेनगर और झांसी, ये 4 क्षेत्र दिए गए। कौन कौन से देख लो आप, सागर, कालपी, हरदेनगर और झांसी। ये कालपी वही स्थान है जहां पर हमारे मेवाड़ के राणा सांगा ने प्राण त्यागे थे। झांसी, जिसको आप रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं, बुंदेलखंड के बीच में एक जगह है झांसी, जो किसी समय छत्रसाल बुंदेला के पास में थी, लेकिन बाद में उसने मराठा बाजीराव को दे दी थी। कालपी, हरदेनगर और झांसी। पर बाजीराव हरदेनगर लेता है, लेकिन अपना हृदय वहीं छोड़ देता है। हृदय मस्तानी ने छीन लिया था। कालांतर में मस्तानी भी बाजीराव को दे दी जाती है कि आप इसको भी लेकर जा सकते हैं। उस समय जब मुगलों का साम्राज्य ढह रहा था, तो भारत में समुद्री शक्ति के रूप में कुछ विदेशी शक्तियां उभर रही थी। हम पढ़ते हैं कि नीले पानी की नीति के तहत पुर्तगाली
हिंद महासागर में अपना साम्राज्य विस्तार करते जा रहे हैं। कहते हैं एक बार पुर्तगालियों ने मराठों के कुछ जहाज पकड़ लिए कि आप हमारी टेरिटरी में, एस्टाडो डी इंडिया में नहीं आ सकते, ब्लू वाटर पॉलिसी में नहीं आ सकते। बाजीराव को जब पता चला कि पुर्तगालियों की इतनी औकात हो गई कि हमारे जहाज पकड़ लिए गए, पेशवा ने कहा कि अता माजी सटक लिए, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसने पुर्तगालियों पर हमला किया और पुर्तगालियों के 2 द्वीप छीन लिए, सालसेट और बसीन। बसीन बहुत मुख्य केंद्र था उनका। गोवा और बसीन दोनों उनके राजधानी के तहत काम किया करते थे, और बसीन उनसे छीन के ले लेता। तो पुर्तगालियों से 2 एरिया छीन लाया था ये आदमी, पुर्तगालियों को हरा देता उस युद्ध के अंदर। कौन कौन से 2 एरिया छीन लिए थे? सालसेट और बसीन। उसी प्रकार अरब सागर में एक टापू था जंजीरा, उस टापू पर एक अफ्रीकन हबसी जनजाति रहती थी, सिद्धि, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, समुद्री लुटेरे जो समुद्र में जाने वाले जहाजों को लूट लिया करते थे, वो सिद्धि उस जंजीरा के टापू पर रहा करते थे। अफ्रीकन हबसी थे जो किसी समय अहमदनगर राज्य की सेवा में काम करने के लिए आए थे, लेकिन कालांतर में वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर समुद्र में जहाजों को लूटने का काम शुरू कर देते। और एक बार सिद्धियों ने मराठों के जहाजों पर हाथ डाल दिया। बाजीराव गया और उसने सिद्धियों से मुंह में तिनका देकर माफी मंगवाई। सिद्धियों ने सरेंडर किया, काली गाय है तेरी, दूध खाई इस बार, आइंदा से अभी कभी ऐसा नहीं करेंगे। कालांतर में सिद्धि हमारे भारत के अंदर ही बस गए। गुजरात के अंदर अब भी इनके कई परिवार रहते हैं, वैसे थोड़े अफ्रीकन टाइप के से लगते हैं। हार्दिक पंड्या की दादी या नानी इन सिद्धियों में से कोई एक है, मैं भूल रहा हूं कौन है, पर एक लीनेज इन सिद्धियों से कहीं से आती है, उसके परिवार के किसी एक महिला की, इसलिए आपको उसमें वैसे ही गुण से दिखाई देते हैं। आपको इंडियन कम और वेस्ट इंडीज या अफ्रीकन का ज्यादा लगता है, तो सिद्धि याद रखना। ये वो समय था जब बाजीराव अपनी शक्तियों को बढ़ाता जा रहा था। एक दिन मराठों ने अवध के आसपास में कहीं अटैक करने की कोशिश की। सादत खान अवध का नवाब हुआ करता था, वहां उसकी सेना बड़ी थी, इसलिए मराठे अटैक करते नहीं, वापस चले जाते। मराठों को लगा पंगा भारी पड़ जाएगा, अपने कम है ज्यादा, इसलिए मराठे आए अटैक करने के लिए, तब चले गए। सादत खान ने मोहम्मद शाह रंगीला को ये बात नमक मिर्च लगा के भेजी थोड़ी, और उसने कहा कि मराठे आए थे पर मेरे डर से चले गए, मराठों में अब कोई ताकत नहीं बची है। बाजीराव को जब पता चला कि आजकल मुगलों को ये लगने लग गया कि हम तो कुछ भी नहीं है, 1737 में मात्र 500 घुड़सवारों के साथ बाजीराव दिल्ली की तरफ कूच करता है। गतिशीलता और तीव्रता बाजीराव की निशानी थी, मोबिलिटी एंड स्पीड, वो तीव्र गति से, विद्युत गति से बाजीराव दिल्ली के बाहर जाकर अपना कैंप डालता है। उस आदमी का क्या जलवा रहा होगा कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने जब सुना कि बाजीराव दिल्ली के बाहर तक आ गया, तो मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़कर भाग गया था। बाजीराव दिल्ली में घुसा ही नहीं, दिल्ली के 3 दिन बाहर शिकार खेलकर वापस आ गया था। लेकिन इस बात ने मुगलों के खोखलेपन को प्रकट करके रख दिया था कि मुगल किस कदर खोखले हो चुके हैं कि वो मात्र 500 घुड़सवारों के साथ आए हुए मराठा पेशवा का सामना नहीं कर पाया। कहते हैं हालांकि फिर उसको लोगों ने चढ़ाया कि आप मुगल बादशाह से कैसे डर सकते हो, तो उसने एक बार फिर हैदराबाद के निजाम को भेजा कि तुम जाओ और मराठों का पीछा करो। भोपाल के अंदर से निजाम युद्ध लड़ता है, इसके बाद भोपाल का युद्ध होता है 1737 में, लेकिन मराठे हैदराबाद के निजाम को फिर बहुत ढंग से हराते हैं। चीजें क्लियर थी, आसमान साफ था कि अब जो नई शक्ति है वो कौन है, तो मराठे हैं। मैं वापस बाजीराव बताना पसंद करूंगा आपको। हम उसे लड़ाकू पेशवा, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक, हिंदू पद पातशाही का संस्थापक और गौ ब्राह्मण रक्षक के रूप में जानते हैं, जिसने पालखेड़ा के युद्ध में चिनकलिस खान को हराकर उससे मोंगी सिंह गांव की संधि की, जो मोहम्मद खान बंगस के खिलाफ ओरछा के राजा छत्रप्रसाल बुंदेला को सहायता देता और उसे 4 जागीरें प्राप्त करता है, सागर, झांसी, हरदेनगर और कालपी, जो पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन छीन लेता और जंजीरा के सिद्धियों को अपने नियंत्रण के अंदर लेकर आता है, जिसके 500 घुड़सवारों से डरकर मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा भेजे गए हैदराबाद के निजाम को उसने भोपाल के युद्ध में हरा दिया था। पूरी जिंदगी सैनिक कैंपों के अंदर रहा था वो बंदा। कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला ने एक बार किसी चित्रकार को कहा कि यार मुझे एक फोटो चाहिए, ये दिखता कैसे है बाजीराव, ये बताया तो जाए कम से कम मुझे। चित्रकार ने एक फोटो बनाया, चित्रकार शायद बेहद इंटेलिजेंट, बहुत समझदार अच्छा चित्रकार रहा होगा। उसने एक फोटो बनाया जिसमें बाजीराव घोड़े पर बैठा हुआ है, घोड़े की लगाम उसने ढीली छोड़ रखी है, अपने दोनों पैरों के बीच में उसने लगाम दबा रखी है, और अपने हाथ में, एक हाथ में उसने गेहूं के दाने ले रखे हैं कुछ, और दूसरे हाथ से उन दानों को मसल रहा है। उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ सा दिखाई दे रहा है। उसके पीछे बैकग्राउंड में दिखाया हुआ है कि युद्ध समाप्त हो गया है, सूरज ढल चुका है, लोग घायलों को उठाकर लेकर जा रहे हैं।
चित्रकार इस चित्र के माध्यम से बताना चाहता है कि बाजीराव ने पूरे दिन इस युद्ध में भाग लिया था। अब युद्ध जीतने के बाद जब सूरज ढल चुका है, ये युद्ध के मैदान से जा रहा है, थक चुका है, और अब इसके यह भी याद आया कि पूरे दिन लड़ाई के चक्कर में खाना भी नहीं खाया था आज, इसलिए इसके जेब में जो गेहूं के दाने कुछ रखे हुए थे वो घोड़े पर बैठा बैठा खा रहा है। चित्रकार और बताना चाहता है कि उस व्यक्ति को खाने पीने की चिंता नहीं थी, उसका काम युद्ध युद्ध और युद्ध था। वो सैनिक कैंप में मरने जीने वाला व्यक्ति था। सैनिक वेशभूषा ही उसकी वेशभूषा थी, वही उसका जीवन था। मिलिट्री कैंप में उसने अपना पूरा जीवन गुजार दिया था। कहते हैं कि जब मोहम्मद शाह रंगीला के सामने वो फोटो रखा गया तो मोहम्मद शाह रंगीला ने फोटो देखकर कहा था साइड में लो, मुझे डर लगता है इससे। मोहम्मद शाह रंगीला उसका चित्र देखकर डर गया था। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। कहा जाता है कि उसने कहा था, वो छत्रपति साहू को कहता है, साहू छत्रपति, डायलॉग देखिए आप। बाजीराव ने छत्रपति साहू से कहा, अब समय आ गया है कि हम विदेशियों को भारत से बाहर निकाल दें। ध्यान दीजिए इस बात पर आप, हम विदेशियों को भारत से बाहर निकाल दें। विदेशी कौन? मुगल। ये विदेशी हैं, हमारे भारत के नहीं। अब समय है कि हम इनको निकाल दें और हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति प्राप्त कर लें। हिंदू पद पादशाही की स्थापना करें, हम कब्जा करें यहां पर। आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें। पुराना वृक्ष मुगल बादशाह, मुगल साम्राज्य, जिसका तना खोखला हो चुका है एकदम। पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो खुद ही गिर जाएगी। तना खोखला हो चुका है, शाखाएं वैसे ही गिरने वाली है, बीच में प्रहार किया जाए, ध्वस्त कर देंगे हम। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। वास्तव में जो एग्जैक्टली हम डायलॉग ज्यादातर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अटक से कटक तक। अटक का मतलब वही हुआ, अटक तो इसमें भी लिखा हुआ, देख लो आप। पाकिस्तान के अंदर अटक नाम की जगह है, वहां से लेके कटक तक, अपने उड़ीसा में कटक पड़ता है, कृष्णा नदी वाला जो इलाका था, ये तब तक वहां कृष्णा नदी तक थे। तो कई बार इस डायलॉग ऐसे भी लिखा आता है कि क्यों ना हम मराठा पताका को अटक से कटक तक फहरा दें, या इसमें एग्जैक्टली ये लाइन ये लिखी हुई थी, कृष्णा नदी से अटक तक फहरा दें। साहू रिप्लाई के अंदर कहते हैं उसको, छत्रपति साहू कहते हैं इसको, यू सेल प्लांट इट बियॉन्ड द हिमालयाज। कहां अटक? मुझे लगता है तुम हिमालय के पार गाड़ दोगे, अफगानिस्तान की हिंदू कुश की पहाड़ियों तक, जहां तक कभी प्राचीन भारत का साम्राज्य विस्तृत हुआ करता था, तुम उसके भी पार चले जाओगे। यू आर इंडीड ए नोबल सन ऑफ ए वर्दी फादर। तुम सच में अपने योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। जितने योग्य तुम्हारे पिता बालाजी विश्वनाथ थे, उतने योग्य तुम हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा कर दोगे। पर मेरा ध्यान हमेशा, बहुत सिंपल सा डायलॉग अक्सर कई बार पूछ लिया जाता है कि किस पेशवा ने कहा था कि हम अटक से कटक तक मराठों का झंडा फहरा देंगे? बाजीराव प्रथम। पर मेरा ध्यान जाता है हमेशा कि कटक तो मान लिया मैंने इधर कि बंगाल की खाड़ी आ जाती है, और बंगाल की खाड़ी के बाद हम मानते थे कि आगे वाला इलाका हमारा नहीं है, बंगाल की खाड़ी तक हमारा है। पर अटक बाउंड्री क्यों है? और इस अटक को केवल मराठों ने नहीं कहा है। मैं आपको कई एग्जांपल बताऊं। राजस्थान हिस्ट्री में कहीं मैंने आपको पढ़ाया होगा कि चौहानों का एक राजा हुआ था विग्रहराज चतुर्थ, जिसने का अभिलेख लगवाया दिल्ली शिवालिक अभिलेख, जो वास्तव में अशोक के टोपरा अभिलेख के नीचे लिखा हुआ है। और इसमें विग्रहराज चतुर्थ कहता है कि मैंने तुर्कों को आर्यावर्त से निकाल दिया। आर्यावर्त मतलब हिंदुस्तान, भारत। मैंने तुर्कों को, या मल्लेच्छों को, मल्लेच्छ कहता हूं उनको, मैंने मल्लेच्छों को आर्यावर्त से निकाल दिया है, मैंने आर्यावर्त को मल्लेच्छों से रहित कर दिया है। तथा मैं अपने उत्तराधिकारियों को कहना चाहूंगा कि वो इनको अटक नदी तक सीमित रखे। मतलब वो भी कहीं ना कहीं कह रहा है कि हमारे भारत की बाउंड्री अटक नदी तक जाती है और इनको वहीं तक रखना है, इनको आगे नहीं आने देना, वहीं तक रहने चाहिए, ये अटक नदी तक ही रहने चाहिए। ऐसा विग्रहराज चतुर्थ अपने अभिलेख के अंदर कहता है। मैं फिर एक बात बताऊं आपको, 1569 में बूंदी का राजा सुरजनहाड़ा अकबर के साथ संधि करता है। हम राजस्थान जी के में वापस पढ़ते हैं। और सुरजनहाड़ा उस संधि में अकबर से एक लाइन लिखवाता है कि चूंकि मैं संधि कर रहा हूं तो तुम्हारा मनसबदार रहूंगा, तुम्हारे सेनापति के रूप में तुम मुझे कहीं भी भेज सकते हो, मैं लड़ने के लिए जाऊंगा, पर मैं अटक क्रॉस नहीं करूंगा। फिर अटक नदी है। कालांतर में बीकानेर के एक राजा हुए कर्ण सिंह, जिनको एक उपाधि मिली हुई जंगलधर बादशाह, वो उपाधि उनको बाकी हिंदू राजाओं ने उस अटक नदी के किनारे दी थी। सिंधु की एक सहायक नदी है अटक। कहते हैं हमारी सिंधु लगातार पहाड़ों में चलती है, सबसे पहले प्लेन के अंदर आती है तो अटक नाम की जगह पर आती है, जहां पर एक अटक नदी भी उससे आकर मिलती है। और कहते हैं औरंगजेब राजस्थान के सभी राजाओं को अटक क्रॉस करवा के उधर ले जाकर मुसलमान बनवाना चाहता था। ये बात जब राजाओं को पता चली तो उन्होंने कर्ण सिंह के नेतृत्व में अटक नदी पर विद्रोह कर दिया। औरंगजेब की सारी नामें तोड़ दी और सब राजाओं ने नारे लगाए कि हमारा बादशाह औरंगजेब नहीं है, हमारा बादशाह बीकानेर का राजा कर्ण सिंह है, इसलिए इसको जंगलधर बादशाह कहा जाना चाहिए। फिर बाजीराव कहते हैं कि हम हमारी पताका अटक से कटक तक फहरा देंगे। अभी 4-5 दिन से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के भूतपूर्व तेज गेंदबाज रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर एक किसी
महिला पत्रकार से बातचीत कर रहे हैं और महिला पत्रकार पूछती है कि आप फ्री डेज में क्या करते हैं आजकल, और वो कह रहे हैं, उसमें थोड़ा पुराना वीडियो है, इसमें वो कह रहे हैं कि किसी का नाम लेते हैं, किसी एक फारसी राइटर का, कि मैं उनकी पुस्तक पढ़ रहा हूं जिसमें उन्होंने इस्लामी सल्तनत के बारे में लिखा है, और उसमें बता रहे हैं कि उसमें सब चीजें बाकायदा नाम लेके सब तरीके से बताई हुई है। उसमें बाबर का वर्णन है कि किस प्रकार बाबर भारत पर आक्रमण करेगा, उसमें शेरशाह सूरी और हुमायूं की बातें हैं। वो कहते हैं उसमें कि जैसे नस्त्रदम भविष्यवाणियां करके गया था, वैसे उसमें भविष्यवाणियां हैं और उनकी भविष्यवाणियां सच्ची हुई है। शोएब अख्तर कह रहा है उसमें कि उसमें 65 की जंग का वर्णन है, 17 दिन तक जो चला था उसका वर्णन है। आगे की लाइन बहुत गौर करने वाली है। शोएब अख्तर बोलता है कि उसके अंदर यह भी लिखा हुआ कि गजवा हिंद होगा, एक दिन भारत पर अधिकार कर लिया जाएगा, हिंदुस्तान पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया जाएगा। मेरा ध्यान इस लाइन पर गया कि शोएब अख्तर कहता है कि उस राइटर ने लिखा है कि अटक का दरिया दो रंगीन हो जाएगा। वापस अटक का उल्लेख क्यों है? शोएब अख्तर कहता है कि वो ये भी लिखते हैं कि हम कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे और फिर आगे पूरा हिंदुस्तान फतह कर लिया जाएगा। तो मुझे और लगता है कि अक्सर पाकिस्तान के लिए आहें भरने वाले भारतीयों को वीडियो बार बार सुनना चाहिए और उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम भले कितने ही मानवता सदास्यता दिखाने की कोशिश करो, उन पाकिस्तान वालों के मन में तुम्हारे प्रति केवल घृणा घृणा और घृणा है। पता नहीं कईयों के क्यों मन में इतनी कोमल कौंपलें फूटती रहती है गले मिलने के लिए कि भाई है, पहले हम एक थे। नहीं थे, पहले भी एक नहीं थे, अब भी एक नहीं होंगे। संस्कृतियों का टकराव है पाकिस्तान के साथ।